स्टडी आईक्यू। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर आई हूँ जिसमें हम आगे के और टाइप जो कि इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं उन सभी को रिमेनिंग पोर्शन जितना भी है कैलेंडर का वो हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे आज की इस क्लास में। तो इस क्लास को भी आप एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज स्टडी आईक्यू में प्री प्लस मेंस फाउंडेशन सक्षम बैच नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है और ये स्टार्ट हुआ है भाई 29 मई दैट इज 29th ऑफ मई को। तो यहाँ पर एक फ़ायदा आप सभी के लिए कि यहाँ पे मई धमाका सेल चल रही है जिसके कारण अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितनी भी स्टेट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इनमें से किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप हमारे साथ इस फाउंडेशन सक्षम बैच नंबर 5 में जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 13,999 रुपये में। वो भी कब? जब आप अगर मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ आयुषी लाइफ। आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि ये जो सेल है ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 31 मई तक। तो देर मत कीजिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आगे आने वाला एग्ज़ाम आपको मतलब टारगेट करना है और आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को इंश्योर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं एक और चीज़ आप सभी के लिए कि अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। ओके, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आगे अपने चैप्टर दैट इज कैलेंडर की ओर। तो लास्ट क्लास में हमने हाफ ऑफ द कैलेंडर पोर्शन कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अदरवाइज इस वीडियो में भी जहाँ पे प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट होगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस तो करूँगी ही, बट अगर आपको पढ़ना है तो आप उस पार्ट वाइज अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो कैलेंडर का आता है कि इसमें नंबर ऑफ डेज जो होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कैलेंडर में कितने होते हैं, 7 होते हैं, मंडे से लेके संडे तक। ठीक है, तो इनकी कुछ कोडिंग भी होती है जो कि आपको कैलेंडर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। जब अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब इन कोड के बेसिस पे आप दिन तक पहुंच पाओगे। जैसे अगर आपके आंसर में 4 रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब 4 कोड की बात हो रही है, तो 4 कोड का मतलब होगा थर्सडे। 5 रिमाइंडर बच रहा है तो 5 कोड का मतलब होगा फ्राइडे। ठीक है, तो ये डे और उनके कोड इनके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख लीजिए भाई कि सीक्वेंस ही है, कोई याद करने में दिक्कत तो होगी नहीं 1 से लेके 7 तक। अब ये जो संडे है ना, तो यहाँ पे 7 के अलावा 0, अगर 0 भी रिमाइंडर आपका बच रहा है तो भी आपको क्या होगा, कोड आपका दिन का संडे ही होगा। ठीक, 7वां दिन हफ्ते का या 0 रिमाइंडर का दिन आपका संडे काउंट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे डेज के कोड होते हैं वैसे ही कुछ सेंचुरी कोड भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप इसको इस चैप्टर में स्किप नहीं कर सकते। ठीक, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट है ही नहीं, कुछ कुछ नंबर्स आपको ध्यान रखने दिमाग में, आप उसको याद रख सकते हो किसी ना किसी के डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ ना कुछ इवेंट से रिलेट करके आप मंथ वाइज डेज वाइज आप इन क्या कोड्स को याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई सेंचुरी क्या होती है, हाउ टू कैलकुलेट कि वो लीप सेंचुरी है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की थी कि अगर सेंचुरी आपको निकालनी है कि लीप सेंचुरी है कि नहीं तो आप 400 से डिवाइड करोगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब वो लीप सेंचुरी है, नहीं हुआ मतलब नहीं है। ठीक, तो अब सेंचुरी पोर्शन हमने वहाँ किया था। इसके बाद सेंचुरी के कुछ कोड होते हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब सेंचुरीज़ की पहचान भी मैंने बताई थी कि लास्ट में 0 देखने को मिलेगा आपको, तो वो सेंचुरीज़ काउंट होंगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सभी के लास्ट में 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि 1600 से लेके 2000 तक का जो सेंचुरी है उसके बीच का जो कोड होगा भाई वो होगा 6। मतलब 1600 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, तो 1600 से लेके अब 1600 से 1699 भी होगा। ठीक,
1601 भी होगा। ऐसे ही यहाँ पे 2000 है तो 2000 के बाद वाली नहीं आएंगी, पहले पहले वाली काउंट होंगी, ठीक। तो 1600 से 2000 के बीच के लिए आप 6 कोड का इस्तेमाल करोगे। सिमिलरली 1700 से 2100 के बीच सेंचुरी के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, 4 कोड का यूज़ करोगे। सिमिलरली 1800 2200 के लिए 2 और 1900 और 2300 के लिए 0, ठीक है। अब क्या यहाँ पे सिर्फ 1900 लिखा है तो 1900 में 1901 भी आएगा, 1921 भी आएगा, मतलब जितने भी अंक हैं, ठीक, वो उसके अंदर काउंट किए जाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनकी जस्ट क्या है, सेंचुरीज हैं और ये इनके कोड हैं, जो कि आपको अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कैलेंडर का उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले देखा, क्वेश्चन अभी मैंने नहीं कराया, पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब अगला, सबसे पहले हमने देखा डेज के कोड, फिर हमने देखा सेंचुरी के कोड, इसके बाद आपको मंथ के कोड भी ध्यान रखने हैं। मंथ कोड दैट इज महीने के कोड, ओके। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि ये है जनरल ईयर, मतलब सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष है अगर, यानी कि जब वो लीप ईयर नहीं है तब मंथ के कोड क्या होंगे, ये चीज़ आपको बताई जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जनवरी का कोड है 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, ठीक है। सिमिलरली मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे के पूरे 12 महीने यहाँ पे लिखे हुए हैं और इन पूरे 12 महीनों के सामने उनकी कोडिंग, मतलब उनका कोड लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है, जिसका यूज़ आप करेंगे जब क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा। जैसे मान लो कि 10 अगस्त 1982 को कौन सा दिन था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पे वर्ड आया है महीने का अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या है 2, तो वहाँ पे आप 2 का यूज़ करोगे। तो ये तभी आपसे बनेगा जब आपको ये कोडिंग पता होगी। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़े होंगे तो आपको वहाँ पे इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओके। चलिए, तो ये आपके मंथ और उनके कोड, लेकिन कौन सा मंथ है भाई, ये सामान्य ईयर की बात हो रही है, मतलब जो लीप ईयर नहीं है तो जो 12 महीने हैं उसमें कोडिंग ये होगी, ठीक। अब बात आती है कि अगर हमारा ईयर लीप ईयर है, मतलब अधिवर्ष, हिंदी में लीप ईयर को अधिवर्ष या समटाइम्स लीप ईयर ही लिख के आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपका ईयर लीप ईयर है तो तब कोडिंग में सारा कुछ डेटा सेम रहेगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी की कोडिंग चेंज हो जाएगी। तो करना क्या है, जो जनरल ईयर है उसके सारे कोड याद रख लो, और जनवरी फरवरी एक्सेप्शनल है किस में, लीप ईयर के केस में। तो सिर्फ देखो प्रीवियस में क्या था, जनवरी 0 था, फरवरी 3 था, यहाँ पे जनवरी 6 हो गया, फरवरी 2 हो गया, तो सिर्फ इन दोनों के कोड में चेंज आएगा, बाकी सारे कोड आपके सेम रहेंगे एज इट इज़, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। नाउ अब हम आते हैं हमारे कैलेंडर का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्मूले पे बेस्ड है वो क्वेश्चन, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप पूरा दिमाग में बिठा लेना, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में जो कुछ भी है उसके बारे में कॉन्सेप्ट में अभी रिसेंटली आपको समझाया है। जैसे यहाँ पे है डेट, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में डेट होगी वो आप यहाँ लिखोगे, ओके। नाउ उसके बाद लिखा है यहाँ पे मंथ कोड, तो मंथ कोड आप पहले ईयर देखोगे कि लीप ईयर है तो मंथ कोड क्या होगा, और जनरल ईयर है तो मंथ कोड क्या होगा, ठीक। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट, जो भी आपको ईयर गिवन होगा उसके आखिरी के 2 अंक आपको लेने हैं बस, फिर प्लस लगाए सबके बीच, ठीक है। फिर ईयर लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइडेड बाय 4, मतलब जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उसको 4 से डिवाइड करोगे और आप उसमें होल वैल्यू लोगे, दैट इज जो आपका कोशेंट होगा। रिमाइंडर की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, किस केस में, ये वाले पोर्शन के केस में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, आखिरी ईयर के, मतलब ईयर के आखिरी के 2 अंक लेके उसमें 4 से डिवाइड करोगे, जो भागफल आपका होगा, कोशेंट होगा, उसको आप लोगे, ठीक, रिमाइंडर अवॉइड करोगे। फिर अगेन प्लस, और फिर है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड जस्ट मैंने आपको बताया, ये है सेंचुरी कोड। तो जो भी आपका ईयर होगा, चाहे वो
जैसे यहाँ पे 1700 लिखा है सेंचुरी, तो अगर आपका ईयर 1765 है, 1765 है, मान लो कोई डेट है 10th ऑफ अगस्त 1765 को कौन सा दिन था, तो 1765 कोड सेंचुरी कोड में कहाँ आएगा, 1700 वाली लाइन के अंदर आएगा, तो आपका कोड वहाँ पे हो जाएगा 4। ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको इन कोडिंग को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, नाउ ये फॉर्मूला आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन 110% एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे वही चीज़ करा रही हूँ जो टू द पॉइंट आपके एग्जाम में आती है। अगर आपने इतना कर लिया दैट मीन्स आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, आप ये मान के चलिए और इस चीज़ को सोचना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सोचोगे नहीं तो होगा भी नहीं। नाउ अगला क्वेश्चन, हाँ, अब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया, डेज कोड, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, है ना, ईयर वाइज मंथ कोड, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया फॉर्मूला। अब आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब आप खुद सोचो कि भाई आप याद करके थोड़ी बैठोगे कि किस तारीख या किस साल में कौन सा दिन कब था, ये हम याद नहीं करते। इसी साल का याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। तो क्या करोगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर इनको भर भर के एग्जाम में देता है, तो इसको करने के लिए आप यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, ठीक है। तो फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं क्या क्या है, और वही चीज़ें आप हमारे क्वेश्चन से उठा के पुट कर दीजिए। जैसे सबसे पहले लिखा है डेट, हमारी डेट कितनी है भाई 26 जनवरी, तो डेट की जगह पे आप लिख दो डेट, ये हो गई 26। उसके बाद है मंथ कोड, तो आप मंथ देखो कौन सा है, मंथ है आपका जनवरी, ठीक है। तो अब जनवरी का कोड तो भाई दो टाइप का है, एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, तो कौन सा कोड हम यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा आपका साल कौन सा है। आपका साल गिवन है 1950, तो ये जो 1950 है यू हैव टू फर्स्ट चेक कि ये लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि मंथ कोड आपका लीप ईयर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आपका 1950 लीप ईयर है या नहीं ये आप कैसे चेक करोगे, लास्ट क्लास में कैलेंडर पार्ट 1 में भी समझाया था कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। यहाँ अगेन आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपको कभी भी लीप ईयर कैलकुलेट करना है तो आपको गिवन ईयर को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के लिए भी पूरा डिवाइड नहीं करना है, आखिरी के 2 अंक लेकर आपको 4 से डिवाइड करके देख लेना है। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो देन होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हम 1950 का 50 ले लेंगे और चेक करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं, तो आप ये पाएंगे भाई कि यहाँ पे बच रहा है रिमाइंडर, है ना। और मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर हम गिवन ईयर में 4 से डिवाइड करें एंड समथिंग कुछ शेष बचे या रिमाइंडर बचे तो वो लीप ईयर नहीं होगा। इट मीन्स आपका 1950 कौन सा ईयर है, पहली चीज़ तो ये कि ये लीप ईयर नहीं है, ठीक, ये आप पहचान लो। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, नाउ तो आपको पता चल गया 1950 लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है मतलब ये जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में हमारा मंथ का कोड क्या होगा, तो मंथ है हमारा जनवरी, तो कोड होगा हमारा 0। तो हम 6 नहीं लेंगे क्योंकि ये लीप ईयर का जनवरी का कोड है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, इसलिए जनवरी मंथ का कोड हम क्या लेंगे यहाँ पे 0। क्यों 0, क्योंकि सामान्य वर्ष या जनरल ईयर में जनवरी का कोड है 0, इसलिए आपने फॉर्मूले को देखते जाओ, डेट की जगह पे डेट, मंथ कोड की जगह पे मंथ कोड। नाउ अगली स्टेप है कि लास्ट के 2 डिजिट लेना है ईयर के। आपका क्वेश्चन क्या है 1950, 1950 के आखिरी के 2 अंक क्या है 50, तो आप यहाँ पे ले लो 50, ठीक, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नाउ अगला है स्टेप है कि ईयर लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो अभी हमने यहाँ पे किया कि जब आप 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा भाई 8 और ये बचा रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, आपको मतलब है इस भागफल से, ठीक है, भागफल दैट इज आपको मतलब है कोशेंट से, ओके, कोशेंट से आपको मतलब है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईयर लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने के बाद कोशेंट कितना आया आपका 12, ठीक है। कैसे आया, ऐसे आया। नाउ
अगला स्टेप है हमारा सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड आपको लिखना है, तो सेंचुरी कोड आपका किस पे डिपेंड करेगा, गिवन ईयर पे, ठीक है। तो ईयर देख लो क्या है, 1950। 1950 का सेंचुरी कोड निकालना है, तो पहुंच जाओ आप सेंचुरी कोड वाले कॉलम में। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है सेंचुरी कोड। तो अब आप देखो 1600, 1700, 1800, 1900, तो 1950 किस सेंचुरी में आएगा भाई, 1900 वाली सेंचुरी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, खुद सोचो। तो 1950 की सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सेंचुरी कोड के लिए आप वैल्यू ले लोगे 0 एंड होल डिवाइडेड बाय क्या है भाई, 7। तो इस सभी को आप डिवाइड कर दोगे 7 से। ऑलराइट, नाउ अब सबको जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 20 70 और 10 80 और 8 88, ठीक है, 88 हो गया ये टोटल, और डिवाइडेड बाय 7, ठीक। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें आपको मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से, कहाँ पे, यहाँ पे जो फाइनल कैलकुलेशन बच रही है। तो जब आप 88 में 7 से भाग करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा भाई 4 रिमाइंडर, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 और 18 माइनस 14 बचा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो अब ये जो 4 है, ठीक है, इस 4 का यूज पता है क्या है। अब आप पहुंच जाओ डेज के कोड पे, ठीक, डेज के कोड पे पहुंच जाओ। तो चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आपका थर्सडे। तो 4 रिमाइंडर का मतलब है कि थर्सडे होना। इट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा की जगह आ जाएगा, गुरुवार या थर्सडे था, ठीक है, गुरुवार या थर्सडे था। इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इसी टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन तरीका बस ये है कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, कोड्स पता है, तो आपके लिए ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी होगा, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्लियर मैंने बता दिया कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, को कौन सा दिन था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सॉल्व करके, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आएगा, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है। ऑलराइट, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कैलेंडर में एक तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसके बाद कुछ कैलेंडर रिपीट होने वाले क्वेश्चन आते हैं। ये भी एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है, ठीक, जो कि वो पूछता है उठा के। तो इसमें कैलेंडर रिपीट होगा भाई। आपको पता है कैलेंडर में 2 टाइप के ईयर होते हैं, फर्स्ट इज नॉर्मल ईयर एंड सेकंड इज लीप ईयर, ओके। तो कैलेंडर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि नॉर्मल ईयर है तो क्या केस है वो तो मैं बता ही रही हूँ। लेकिन अगर आपका गिवन ईयर लीप ईयर है और तब वो आपसे पूछ रहा है कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो एक चीज़ लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा। एक चीज़ आपको दिमाग में लेके चलनी है, ठीक। कब क्या जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी आगे, बट अभी सबसे पहले आप समझिए कि कैलेंडर रिपीटेशन का केस अगर नॉर्मल ईयर के केस में पड़ता है कि गिवन ईयर आपका नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर के केस में 3 केस होते हैं कैलेंडर रिपीट होने के। पहला 6 साल जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होगा, दूसरा 11 साल जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होगा, और तीसरा 12 साल जोड़ने पर कैलेंडर रिपीट होगा। जब कैलेंडर 6 और 11 में रिपीट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो लास्ट में आप 1 ऐड करेंगे वहाँ पे, तब जाके कैलेंडर 12 साल में रिपीट हो जाएगा, ठीक। क्या रिपीटेशन है, क्या ऐड कर रहे हैं, ये सब अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगी, ठीक है, देखते बस जाइएगा। नाउ अब आपके पास आपको ये फॉर्मेट, ये चार्ट ध्यान रखना है कि अगर आपका गिवन ईयर कोई नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर मीन्स वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो और नॉर्मल ईयर है तो उस जब आप नॉर्मल ईयर जो आपका गिवन ईयर है वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर के केस में आपको क्या करना है, +6 ऐड करना है, ठीक। नॉर्मल ईयर के केस में आपको बस एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि उसके जस्ट बाद वाला ईयर कौन सा है, नॉर्मल ईयर जो भी गिवन है वो, और उसके जस्ट बाद वाला ईयर
अगर उसके जस्ट बाद वाला ईयर भी नॉर्मल ईयर है, तब के केस में आपको गिवन ईयर को 6 से प्लस कर देना है, तो आपका कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका गिवन ईयर नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद अगर आपका आने वाला ईयर भी नॉर्मल ईयर है, तो कैलेंडर रिपीट होगा आपका 6 साल बाद। ये चीज़ ध्यान रख लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है 2011, ठीक है, नहीं 11 नहीं लेते, नॉर्मल के जस्ट बाद, जैसे लिखा है मान लो 2006, ठीक, और 2006 आपको पूछ रहा है कि 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 6 का कैलेंडर के लिए रिपीट करने के लिए जस्ट बाद देखिए आपकी कौन सा ईयर है, तो जस्ट बाद आने वाला ईयर भी कौन सा है, नॉर्मल ईयर है। ये भी नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, तो जस्ट आपको गिवन ईयर में 6 ऐड कर देना है, तो आपका कैलेंडर वहाँ पे रिपीट हो जाना है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका गिवन ईयर नॉर्मल ईयर है, लेकिन नॉर्मल ईयर के जस्ट बाद वाला ईयर अगर आपका लीप ईयर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तब आपका कैलेंडर 11 साल में रिपीट होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है। ऑलराइट, तो ये चीज़ देख लो कि गिवन ईयर के जस्ट बाद वाला, यहाँ पे लाइन आप नोट कर लीजिएगा कि जस्ट बाद वाला ईयर चेक कर लीजिएगा आप। अगर आपका वो लीप ईयर आ रहा है, तो कैलेंडर को रिपीटेशन कब होगा, 11 साल के बाद होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लीजिए कि कैलेंडर रिपीटेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कौन कौन से केस आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले देखिए कि कैलेंडर रिपीट अगर नॉर्मल ईयर का केस हो तो 3 केस में कैलेंडर रिपीट होगा। एक आपका 6 ईयर्स वाला केस, एक 11 ईयर्स वाला केस और एक 12 ईयर्स वाला केस। ठीक है, कब कहाँ पे किसको प्लस करना है ये आपको अभी क्वेश्चन में समझाऊंगी। नाउ अगर आपका गिवन ईयर नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर के बाद आने वाला ईयर भी नॉर्मल ईयर है, मतलब ये कि जैसे अगर लिखा है भाई 2005 के बाद कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, तो ये हो गया आपका गिवन ईयर। तो गिवन ईयर आपका नॉर्मल ईयर है, तो चेक करो इसके जस्ट बाद जो आ रहा है दैट इज 2006, क्या ये भी नॉर्मल ईयर है, तो हाँ है। तो अगर ये है तब के केस में आपको क्या करना है, 6 ईयर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपको इस गिवन ईयर में 6 साल जोड़ दोगे तो कैलेंडर वहाँ पे रिपीट हो जाना है। ठीक है, इसके बाद अगला चीज़ दोबारा यहाँ पे रिकॉल कर दे रही हूँ कि अगर आपका गिवन ईयर नॉर्मल ईयर है, लेकिन उसके बाद आने वाला जस्ट बाद आने वाला ईयर अगर लीप ईयर है, तब के केस में आपका कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल में। मतलब ये कि आप गिवन ईयर में 11 साल जोड़ दोगे तो आपका कैलेंडर रिपीट हो जाना है। ऑलराइट, नाउ और अगर आपका केस लीप ईयर वाला है कि अगर आपका जो गिवन ईयर है वही लीप ईयर है, तो लीप ईयर के केस में कैलेंडर रिपीट होगा लीप ईयर में। ये कॉमन सेंस ही बात है। ठीक है, तो लीप ईयर के केस में कैलेंडर रिपीट होगा लीप ईयर में, लेकिन कब, तो वो होगा 28 साल के बाद। ठीक, लीप ईयर के केस में कैलेंडर जनरली 28 साल के बाद रिपीट होता है। ओके, इसके बाद एक नोट और एक इसे आप एक्सेप्शन भी कह सकते हैं कि आपको इन जितने साल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको ये याद रखना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 1888, 1884, 1880, 1876, 1872, अगर ये साल आपको गिवन है एंड यू नो व्हाट, ये जितने साल हैं ये सारे के सारे लीप ईयर हैं। ठीक, तो लीप ईयर के केस में अभी हमने क्या पढ़ा कि कैलेंडर रिपीट होगा 28 साल बाद, लेकिन अगर वो ये वाले साल हैं, ये सीरीज है, तो तब के केस में आपको गिवन ईयर में 40 साल जोड़ना है, तब कैलेंडर रिपीट होगा 40 साल बाद। कब, सिर्फ इन ईयर्स के केसेस में। ओके, ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है। आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, अगर आप पहले 28 साल जोड़ोगे भी तो कहाँ पहुँच रहे हो और कहाँ पहुँचना है इस बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। तो वो कैलकुलेट करने की बजाय आप इनको डायरेक्ट याद रख लो कि ये वाले ईयर अगर आते हैं एग्जाम में तो वहाँ पे डायरेक्टली 28 वाला कॉन्सेप्ट ना लगा के आप लगाएंगे 40 साल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे अगर लिखा है क्वेश्चन में कि 1888 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हमको मैम ने पढ़ाया था, नोट में लिखा था 1888 वाला ये जो सीरीज़ है ये 40 साल बाद रिपीट होगा, तो जस्ट इसमें आपको 40 साल ऐड कर देना है, तो ये कैलेंडर रिपीट होगा 1928 में। मतलब 1888 वाला जो कैलेंडर है वो 40 साल बाद रिपीट होगा 1928 में। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। अगर आप इन गिने चुने 3, 2, 5 ही साल तो है जो एक्सेप्शन है, ये आप याद रखिए। आपको आराम से जब आप क्वेश्चन एग्जाम में लगाओगे तो 1 से 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाना है। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये कैलेंडर रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, ये कैलेंडर रिपीटेशन वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, आपको ये बताना है। तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी साल लिखकर आ जाए, यू हैव टू फोकस ऑन द चार्ट कि पहले सबसे पहले क्या चेक करना है, यू हैव टू चेक कि जो आपका गिवन ईयर है वो कौन सा ईयर है, नॉर्मल है या लीप है। तो आप देखो भाई 2008 कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर है, तो आप पाएंगे कि ये लीप ईयर है। कैसे पता चला, हमने इसमें क्या किया, 4 से भाग दिया, तो 4 5 हो गया 20, 0 और 4 2 8, ठीक। तो ये आ गया कितना, 502 पूरे बार चला गया। मतलब आपका जो 2008 है वो लीप ईयर है। तो लीप ईयर के केस में कैलेंडर रिपीट होगा लीप ईयर में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये वाली सीरीज़ नहीं है तो कैलेंडर रिपीट होगा 28 साल में। तो सिंपली आप क्या करोगे, 2008 में 28 साल जोड़ दोगे, ठीक है। तो 8 और 8 16, 2 और 1 3, ठीक है, और ये हो गया 0 और ये 2, मतलब 2036। दैट इज 2008 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2036 में। अब ऐसा तो आप करोगे नहीं ना कि 2008 के कैलेंडर को आप संभाल के रख रहे हैं भाई कि 2036 में हम चेक करेंगे कि सेम है कि नहीं। इंटरनेट है, सब पता चल जाता है आजकल। तो अब ये तो नहीं ना, इतनी कंजूसी तो होगी नहीं कि 2008 वाले कैलेंडर को हम तब तक हार्ड कॉपी उसकी संभाल के रखेंगे कि 36 में भी हम अपने वॉल में उसको टांगे, ये नहीं करोगे ना, तब तक तो उसकी हालत ही ख़राब हो जानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैलेंडर रिपीट एज इट इज़। 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 2008 में, तो 2036 में भी 1 जनवरी को मंडे होगा, दैट इज़ कॉल्ड सेम, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, बहुत ही 1 से 2 सेकंड में आप इनका आंसर निकाल लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। आपको ऑप्शन सामने दिख रहे होंगे। अगर आप रूल्स ध्यान से पढ़े हैं तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी कैलकुलेट करके देखना। नाउ तो 2005, सबसे पहली स्टेप क्या है कि गिवन ईयर को चेक करो कि वो कौन सा है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आप देखेंगे भाई कि 2005 हमारा नॉर्मल ईयर है ना। 2005 क्या है हमारा, नॉर्मल ईयर, या हम इसे कहेंगे जनरल ईयर है, ठीक, यानी कि सामान्य वर्ष है। तो अब अगली कंडीशन क्या है कि उसके जस्ट बाद आने वाला ईयर कौन सा ईयर है। तो 2005 के जस्ट बाद आने वाला ईयर कौन सा है, 2006। और 2006 भी कौन सा ईयर है भाई, 2006 इज ऑल्सो नॉर्मल ईयर। 2006 भी आपका नॉर्मल ईयर है। तो गिवन ईयर नॉर्मल है, बाद आने वाला ईयर भी नॉर्मल है, तब का केस क्या था, सिर्फ 6 साल जोड़ दो। तो आपको क्या करना है भाई, ये जो आपका गिवन ईयर है 2005, इसमें आप 6 जोड़ दो, तो कहाँ पहुँच जाओगे आप, 2011 में। मतलब ये कि 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा या किस ईयर के इक्वल होगा या सिमिलर होगा, तो वो होगा 2011 के। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक और क्या है क्वेश्चन कि 1984 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 1984, तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ मैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। सबसे पहले क्या करोगे, चेक करोगे गिवन ईयर नॉर्मल है या लीप है। नॉर्मल है तो जस्ट बाद वाला कौन सा है, लीप है तो लीप में रिपीट होगा, ठीक। लीप में एक्सेप्शन है कि कब 40 साल का केस लगेगा, कब 28 साल का केस लगेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस बेसिस पे उम्मीद कर रही हूँ कि आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सही देंगे। ऑलराइट, अब देखो आपके सीसेट एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जितना मैंने यहाँ पे कैलेंडर में आपको कराया है, दैट आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप वाइज फॉर्मेट करके समझाए हैं, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आप PYQ उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक। तो बस हमारी इस सीरीज़ को आप सीरीज़ पे कंटिन्यू रहिए। वीडियो जैसे जैसे आते जा रहे हैं टॉपिक वाइज आप उनको देखते जाइए। आपके एक वीडियो में मैंने एक ही टॉपिक पूरा कवर कर रही हूँ, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो आपका वो इकट्ठा एक बार में कंप्लीट।
तो जब पेपर आएगा ना तो जस्ट आपको रिवाइज करना है, तब आप आंखों से गुजारोगे, तब सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी पढ़ लो तो आगे नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। जितनी भी इसमें चीज़ें थी मैंने कवर किया है, और ये पूरा का पूरा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका CSET आराम से क्वालिफाई हो जाना है। एक बार इस माइंड सेटअप के साथ आप पढ़ने बैठो, ठीक। PYQ देखो, हमारा वीडियो देखो, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ हमारा लेवल सही चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अदरवाइज जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग स्टडी, ओके। चलिए, अब आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।